जैन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में हमने प्रस्तावना भी खत्म कर लिया था। ठीक है, तो संविधान में एक आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, उसको लेकर आए हुए हैं संविधान की विशेषताएं। क्या है हमारे संविधान की विशेषताएं? ठीक है, तो आज उनके विषय में जानेंगे कि कौन कौन से हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विशेषताएं, जितनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो आप सभी को याद होना चाहिए 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं तो वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हमारे संविधान में है। अगर हम बात करें कि हमारा जो मूल संविधान है ये कब लागू हुआ, तो मूल रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, हाँ, अगर आपसे हम पूछे, अभी आपसे हमने बात की कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे 395, वर्तमान में कितने हैं 470 प्लस। ठीक है, का खा गा करके जोड़े गए। फिर आपसे अगर पूछे कि बताइए मूल संविधान में भाग कितने थे, तो हमारा जो मूल संविधान का मतलब यह होता है कि जब हमारा संविधान बना था तब कितने भाग थे। तो आप सभी को याद होना चाहिए उस समय 22 भाग हुआ करते थे। अगर बात करें वर्तमान में कितने भाग हैं तो हम कहेंगे 25 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग बढ़ गए हैं का खा करके, तो वर्तमान में कुल भागों की संख्या जो है वो 25 है। ठीक है, तो दोनों में याद रखना। अगर हम पूछे या आपसे एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 8 अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में। जबकि वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, तो तीनों डाटा याद रखना है। जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। वर्तमान में क्या है 470 प्लस अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, तो दुनिया का सबसे जो छोटा लिखित संविधान है वो यूएसए का है, अमेरिका का है। इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमारे यहाँ आज की डेट में 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 7 आर्टिकल है, सिर्फ 7 अनुच्छेद है। तो दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान की बात करेंगे तो अमेरिका का है। ठीक है, आगे हम बात करें शब्दों के आधार पर, तो शब्दों के आधार पर दुनिया का सबसे जो छोटा लिखित संविधान है वो मोरक्को का है। सबसे कम शब्द है इसमें, अनुच्छेद तो ज्यादा है लेकिन शब्द के आधार पर देखा जाए तो फिर सबसे छोटा संविधान मोरक्को का हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बता रहा हूं, आप ढूंढते रहिए बुकों में, आपको कहीं मिलने वाले नहीं। पूरा यूट्यूब चैनल आप छान मारिए, कोई आपको ये चीजें बताने वाला नहीं है। ठीक है, जो चीजें आज हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं, बात करेंगे। हमारे यहाँ का जो संविधान है सौम्य यानी लचीला है। ठीक है, कैसा है? लचीला है और कठोर दोनों का मिश्रण है। यानी लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। आपसे पूछे कि हमारा संविधान कैसा है, कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। देखने में कठोर है और अंदर से लचीला है हमारा भारत का संविधान। आइए बात करेंगे कैसा लचीला संविधान क्या होता है। लचीला संविधान उस देश के संविधान को कहते हैं, लचीला संविधान उस देश के संविधान को कहते हैं जिस देश के संविधान में कानून निर्माण या संविधान में संशोधन के लिए सिर्फ साधारण बहुमत यानी 50% प्लस की जरूरत होती है। ठीक है, कितने? यानी कि अगर 100 में 51 लोग मत कर देते हैं पक्ष में, तो वो बहुमत होते ही संविधान संशोधन आसानी से हो जाता है। इसी को कहा जाता है संविधान संशोधन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दुनिया का सबसे कठोर संविधान, तो दुनिया का जो सबसे कठोर संविधान है उस देश के संविधान को कहा जाता है जिस देश में संविधान में कानून निर्माण या संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब 2/3। 100 में लगभग बात करें तो लगभग 67 वोटों की जरूरत होगी, तब 2/3 हो पाएगा। ठीक है, तो 2/3 जहां पे होता है उसे कठोर संविधान की संज्ञा दी जाती है। अगर पूछे दुनिया का सबसे कठोर संविधान है कहां का, तो दुनिया का सबसे कठोर जो संविधान है वो अमेरिका का है। कहां का है? अमेरिका का है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, तो वह ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है।
इसके तहत देश में दो प्रधान होते हैं, एक होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक। ठीक है, एक होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक। नाम मात्र का क्या होता है? राष्ट्रपति। जैसे देखो, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, लेकिन क्या वो सारे काम उसके अंडर में होते हैं? अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही करवाए जाते हैं, लेकिन खेला तो पूरा प्रधानमंत्री खेलता है। राष्ट्रपति को तो कठपुतली बना के रखता है। इसीलिए कहा जाता है नाम मात्र का जो होता है वो राष्ट्रपति, और जो वास्तविक होता है वह प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती है। दिखने के लिए प्रथम स्थान राष्ट्रपति को दिया जाता है, लेकिन काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, आगे हम बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था की। जो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है यह कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और यह जो है संघीय शासन व्यवस्था, यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देता है। इसके तहत शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जैसे केंद्र में और राज्य में। केंद्र में जो अधिकार होता है, केंद्र की जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, और राज्य की जो शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री को दिया जाता है। इसे कहा जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो कुछ पावर होता है प्रधानमंत्री के पास और कुछ पावर होता है मुख्यमंत्री के पास। इसका जो बंटवारा किया जाता है इसी के तहत किया जाता है। अगर हम बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो भारत में है वो है अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इस बात को आप सभी को पता होना चाहिए। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका हम कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका पर सरकार का कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है, देश में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था जो पदासोपनी, ठीक है, की भांति कार्य करती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय पर सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ठीक है, ये जितने भी कोर्ट होते हैं यहां पर न्यायालय यानी सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री का कोई दबाव नहीं होता है, राज्यपाल का कोई दबाव नहीं होता है, विधायक सांसद इन सभी का दबाव नहीं होता। जैसे कि आप देखते होंगे पुलिस प्रशासन के ऊपर ये राजनीतिक दबाव होता है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि न्यायपालिका जो हमारे देश की है उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि इनडायरेक्ट ये लोग थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं, वो अलग चीजें हो गई, लेकिन डायरेक्ट कोई किसी से प्रेशर नहीं बना सकता, डायरेक्ट कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। आगे हम बात करेंगे स्वतंत्र निकाय की। ठीक है, स्वतंत्र निकाय जो यानी निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, और लिया कहां से गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें वयस्क मताधिकार की, तो सभी को मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, सभी को मतदान करने का अधिकार है। मतदान की आयु पहले 21 वर्ष, ये जरूर याद रखना है। मतदान की आयु पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, जबकि 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988 के तहत राजीव गांधी की सरकार में 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना पहले 21 वर्ष थी, अब 18 कर दी गई है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत राजीव गांधी की सरकार में इसे हटाया गया था। ये सारी चीजें याद रखना। किस संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन कब? 1988 में। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। एक क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, आप सब लोग मतदान करते होंगे जितने 18 प्लस होंगे। ठीक है, आप जब मतदान करने जाते हैं तो मतदान केंद्र पर आपके नाखून में एक इंक लगाई जाती है, स्याही लगाई जाती है। जो वो इंक होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया पिछली रेलवे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो चुनाव में जो इंक प्रयोग करी जाती है वह सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। ये बात आप सभी लोग याद रखना। आगे हम बात करेंगे एकल नागरिकता की। जो भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है वह ब्रिटेन पर आधारित है, ब्रिटेन से हमने लिया है। इसका अर्थ है हम सब देश के नागरिक हैं, जबकि किसी राज्य या गांव के निवासी होते हैं। किसी राज्य में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं, लेकिन जब जब आपसे पूछा जाता है आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आप कहते हैं हम सब भारतीय हैं। एनसीसी जिन बच्चों ने किया होगा उसके सॉन्ग में भी लिखा हुआ है हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए हम सब देश के नागरिक हैं, जबकि किसी राज्य या गांव के निवासी होते हैं। निवासी का मतलब रहने वाले। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसको भी याद रखना है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, जबकि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां तिहरी नागरिकता का स्वरूप भी दिखाई देता है, इसको भी याद रखना है। अगर आप कहेंगे दोहरी नागरिकता क्या होती है, तो वहां पे दोहरी नागरिकता यानी दो देशों की नागरिकता लेने का प्रावधान है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, अगर हमारा आधार कार्ड जिस तरह का वैसा ही आधार कार्ड आपका होगा, आप सभी का होगा।
हमारा पिन कार्ड जैसा है सभी का पिन कार्ड वैसा ही होगा। जबकि अमेरिका की बात करें तो वहां ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, बहुत सारे कार्ड आते हैं, तो सबको अलग अलग सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो सबका आयुष्मान कार्ड एक जैसा होगा। निर्वाचन जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, निर्वाचन पत्र जो होता है जिससे आप मतदान करने जाते हैं, सबका एक जैसा होता है। ऐसा तो नहीं किसी का ग्रीन है, किसी का येलो है, किसी का पिंक है। अमेरिका में सबको अलग अलग संज्ञा दी जाती है, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, सबके लिए एक जैसा प्रावधान है। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष की, तो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है, देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश सभी धर्मों को सामान्य मान्यता देता है। ठीक है, और देश के ऊपर बैठी सरकारें किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, इसीलिए संविधान में एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। तो इसका अर्थ ही समझना, पंथ धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, देश का कोई धर्म नहीं है, देश सभी धर्मों को सामान्य मान्यता देगा, और देश के ऊपर बैठी सरकारें किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, चाहे वो ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो। भारत में उन सभी के लिए एक जैसा प्रावधान दिया गया है, सभी के लिए एक जैसे नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आप सभी को पता होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे आपात उपबंध की। अगर आपात उपबंध की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। ये पूछा गया है कि आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो याद रखना है प्यारे शेरों, आप जर्मनी से लिया गया है। बात करें कितने प्रकार का आपात होता है, तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख मिलता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है। एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, हाँ, आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे त्रिशंकु सरकार या त्रिपिटक सरकार या त्रिस्तरीय सरकार। इसमें क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया। फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया। ठीक है, जैसे पंचायत राज में क्या होता है, ग्राम होता है, खंड होता है, जिला होता है। नगर पालिका में क्या होता है, नगर पंचायत होती है, नगर पालिका परिषद होती है, और नगर निगम होती है। यहाँ पे प्रधान का शासन होता है, वहां पे चेयरमैन या मेयर का शासन होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से जानिएगा। आगे अगर हम बात करें संघात्मक के साथ साथ एकात्मक का लक्षण, ठीक है, केंद्र और राज्य। कहने को तो केंद्र राज्य और है, लेकिन केंद्र के ही अंतर्गत हमारे सारे राज्य आते हैं। जैसे कि हमारे देश में आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वहां पे अलग अलग मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल शासन कर रहे होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, लेकिन पूरे भारत का प्रधानमंत्री जो है वो एक है। ठीक है, ये बात यहां पर आपको बताई जा रही। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो किस भाग में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, ये सारी चीजें। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 1235 तक इनकी चर्चा है। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार होते हैं, जैसे पढ़ने का अधिकार, आप जहां चाहे, जिस स्कूल में चाहे, जिस संस्था कोचिंग में चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार, उपवास रखने का अधिकार। हमारा मन है कि आज शनिवार है और शनिवार को हम भगवान शनि की पूजा करेंगे, उपवास रखेंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम रह सकते हैं। अगर नहीं मन है तो कोई हमें जबरदस्ती भी नहीं करा सकता। ये सारी चीजें हमारे मौलिक अधिकार में आती है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, आप लोग बताएंगे मौलिक कर्तव्य होते क्या, जो सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य वो होते हैं जैसे जैसे राष्ट्रीय स्तर की या सरकारी इमारतें जितनी भी हैं या सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं, उनकी देखरेख करना। जैसे गांव में क्या बोल सकते हैं, स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, जूनियर स्कूल होते हैं, या सचिवालय होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत भवन होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो उनकी देखरेख करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब कहोगे देख रेख क्या हम उसको ड्यूटी करें, उसको ताके, नहीं,
जैसे कि हम रास्ते में आज आ रहे हैं, हमारे गांव में सचिवालय है, स्कूल है, कुछ भी है, आपने देखा होगा ज्यादातर गांव में जो सरकारी स्कूल हैं, बच्चे उनकी खिड़कियां तक तोड़ ले जाते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं। अगर ऐसी हरकत करते आप देख रहे हैं तो आपका ये मौलिक कर्तव्य है कि आप उनको रोकें। हो सकता है कि वो सरकार का है, सरकारी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बताइए आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे? क्या वहां पर प्रधानमंत्री जी के बच्चे पढ़ने आएंगे? क्या आपके विधानसभा के जो विधायक जी हैं उनके बच्चे वहां पढ़ने आएंगे? तो आप कहेंगे नहीं। पढ़ने कौन जाएगा? अगर हमारे गांव में विद्यालय है तो हमारे ही घर परिवार के या हमारे किसी भाई के बच्चे होंगे जो उस स्कूल में पढ़ने जाएंगे। जब पढ़ने हमारे बच्चे जाते हैं तो उसकी देख रेख करना है, हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, यही नहीं, जैसे सरकारी बस है, सरकारी ट्रेन है, कुछ भी है, उस पर आप बैठकर घूमा करते हो, बसों में आया जाया करते हो, तो कहते हो ये तो सरकारी है, टूटेगी तो नुकसान होगा तो सरकार का होगा। सरकार का नहीं होगा प्यारे भाई, वो हमारा होगा। वो देश की संपत्ति है, सरकार की नहीं है। प्रधानमंत्री आज है, कल नहीं होंगे। ठीक है ना? वो हम बैठकर घूमते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री बसों में यात्रा करते हैं, वो सब हमारे लिए है। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य है, इन सबकी रक्षा करना हम सबका मौलिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, सब चीजें हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है भारत में, यह फ्रांस से ली गई है। ठीक है, इसके तहत जो प्रधान पद होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचित होगा। इसीलिए देखा होगा भारत में कभी कांग्रेस की सरकार थी, कभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी भाजपा से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, फिर बदलाव होगा आगे, ये सब चलता रहेगा। विधि का शासन होगा, संविधान का शासन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।